विद्यार्थियों एवं दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शिवहर्ष सिंह और आज के इस व्याख्यान में मैं आपको तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के परंपरागत उपागम की सामान्य विशेषताएं बताऊंगा। Students and viewers, I am Dr. Shivhar Singh and in today's lecture, I will let you know the general characteristics of the traditional approach to the study of comparative politics. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, सबसे प्रथम बात यह जानना आवश्यक है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जो उपागम अपनाए गए उन्हीं सब उपागमों को ट्रेडिशनल अप्रोचेस कहा जाता है तथा तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो उपागम अपनाए गए उनको आधुनिक उपागम या समकालीन उपागम की संज्ञा दी जाती है। Students and viewers, the approaches to the study of comparative politics that were adopted before the Second World War are known as traditional approaches, and the approaches which were adopted to the study of comparative politics after the Second World War, all of them are known as modern or contemporary approaches. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, जितने भी उपागम द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए अपनाए गए अर्थात तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के जो परंपरागत उपागम हैं उन उपागमों की 6 सामान्य विशेषताएं हैं। नंबर 1, प्रधानतः अतुलनात्मक अध्ययन, essentially non-comparative study. Number 2, प्रधानतः विवरणात्मक अध्ययन, essentially descriptive study. Number 3, प्रधानतः प्रबंध संबंधी अध्ययन, essentially monographic study. Number 4, प्रधानतः निश्चल अध्ययन, essentially static study. And number 5, प्रधानतः संकीर्ण अध्ययन, essentially parochial study. और नंबर 6, प्रधानतः विधिक औपचारिक संस्थागत अध्ययन, essentially legal formal institutional study. Students and viewers, all of these 6 general characteristics of traditional approaches to the study of comparative politics are now to be explained by me one by one. जो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के परंपरागत उपागम की पहली सामान्य विशेषता है वह यह है कि परंपरागत उपागम के द्वारा जो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया गया यह अध्ययन प्रधानतः अतुलनात्मक अध्ययन है। इट इज़ इसेंशियली नॉन कंपैरेटिव स्टडी। यह बात इसलिए कही जाती है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए जो उपागम अपनाए गए इन उपागमों के द्वारा जो अध्ययन तुलनात्मक राजनीति का किया गया इस अध्ययन में या इन अध्ययनों में तुलना नाम मात्र की मिलती है अर्थात तुलना का नितांत अभाव है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप तुलनात्मक राजनीति पर जो पुस्तकें द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व लिखी गई यदि इन पुस्तकों को देखें तो शीर्षक जो पुस्तकों का है उसमें तुलनात्मक शब्द का प्रयोग अवश्य किया गया है, जैसे कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी विधानमंडलों का तुलनात्मक अध्ययन, यह जैसे किताब का एक शीर्षक है। परंतु जब अंदर हम किताब के विषय वस्तु देखते हैं तो किसी अध्याय में ब्रिटिश विधानमंडल के निम्न सदन अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स का विवरण या डिस्क्रिप्शन प्राप्त होता है, किसी अध्ययन में ब्रिटिश विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात हाउस ऑफ लॉर्ड्स लॉर्ड सभा का विवरण प्राप्त होता है, तो किसी अध्याय में फ्रांस की नेशनल असेंबली राष्ट्रीय विधानसभा का विवरण प्राप्त होता है। परंतु विवरण तुलना नहीं है क्योंकि तुलना के लिए 2 या 2 से अधिक चीज़ों को साइड बाय साइड रखकर साथ साथ लेकर उसमें समानता एवं असमानता उभारी जाती है।
तो विद्यार्थियों एवं दर्शकों इसीलिए जो परंपरागत उपागम है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का, वह प्रधानतः अतुलनात्मक अध्ययन है, क्योंकि इसमें तुलना का नितांत अभाव है। मात्र विवरण प्राप्त होता है ऐसी पुस्तकों में जो कि तुलनात्मक राजनीति के नाम पर द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व लिखी गई। इसी से जुड़ी हुई दूसरी विशेषता जो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के परंपरागत उपागम की है, वह है प्रधानतः वर्णनात्मक अध्ययन, इसेंशियली डिस्क्रिप्टिव स्टडी। जैसा कि अभी अभी हमने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जो शोध किए गए तुलनात्मक राजनीति के नाम पर, जो पुस्तकें तुलनात्मक राजनीति के शीर्षक के साथ लिखी गईं, उनके भीतर तुलना नहीं प्राप्त होती, बल्कि जिन राजनीतिक संस्थाओं का, जिन शासकीय संस्थाओं का अध्ययन इन पुस्तकों में किया गया, उस अध्ययन के अंतर्गत केवल और केवल राजनीतिक व्यवस्थाओं का या राजनीतिक संस्थाओं का विवरण प्राप्त होता है, वर्णन प्राप्त होता है, डिस्क्रिप्शन प्राप्त होता है। और विद्यार्थियों, हमने बताया कि विवरण या डिस्क्रिप्शन या वर्णन यह तुलना नहीं है, तुलना है समानता एवं असमानता उभारना, समानताएं एवं विभिन्नताएं स्पष्ट करना। तो जैसा कि हमने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जो पुस्तकें तुलनात्मक राजनीति के नाम पर लिखी गईं, इन पुस्तकों का शीर्षक जरूर ऐसा है जिससे यह प्रतीत होता है कि ये पुस्तकें तुलनात्मक राजनीति की हैं, परंतु इन पुस्तकों के भीतर जब हम झांकते हैं, देखते हैं, तो हमें विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का या राजनीतिक संस्थाओं का, शासकीय संस्थाओं का केवल डिस्क्रिप्शन या विवरण ही प्राप्त होता है, केवल इनका वर्णन प्राप्त होता है, तुलना नहीं प्राप्त होती। इसीलिए यह दूसरी प्रमुख विशेषता है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के परंपरागत उपागम की, कि यह प्रधानतः विवरणात्मक अध्ययन है। जो तीसरी प्रमुख विशेषता है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के परंपरागत उपागम की, वह यह है कि इट इज़ इसेंशियली मोनोग्राफिक स्टडी, अर्थात यह प्रधानतः प्रबंध संबंधी अध्ययन है। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, मोनोग्राफ का तात्पर्य होता है किसी एक विषय पर एक विद्वान या लेखक द्वारा लिखी गई छोटी पुस्तक। और विद्यार्थियों दर्शकों, आपको मालूम है कि तुलना के लिए कम से कम 2 विषय या एक ही विषय पर 2 विचारकों के विचार आवश्यक हैं। यदि किसी एक ही विषय पर केवल एक विचारक ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं तो तुलना कैसे हो सकती है? यदि एक विषय पर कम से कम 2 विचारक अपनी बात कहते हैं तो इन दोनों विचारकों के विचारों में समानता एवं भिन्नता हो सकती है, तो तुलना की जा सकती है। या इन 2 या किसी एक लेखक द्वारा 2 विषय उठाए गए हैं और उनका अध्ययन एक साथ किया गया है, तो इसी एक लेखक के इन 2 विषयों पर विचारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि तुलना के लिए कम से कम 2 विषय या 2 विचारक या 2 विद्वान आवश्यक हैं। 2 से कम में तुलना नहीं हो सकती। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जो तुलनात्मक राजनीति की पुस्तकें लिखी गईं, उनकी प्रकृति प्रबंध संबंधी है। दे आर ऑफ मोनोग्राफिक कैरेक्टर, और मोनोग्राफ का मतलब होता है एक व्यक्ति द्वारा किसी एक विषय पर लिखी गई छोटी पुस्तक। तो विद्यार्थियों, जो द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व अर्थात जो परंपरागत उपागम से अध्ययन किया गया तुलनात्मक राजनीति का, यह प्रधानतः प्रबंध संबंधी अध्ययन है। इट इज इसेंशियली मोनोग्राफिक स्टडी। और यहाँ पर फिर यही बात उभर करके आती है कि इन अध्ययनों में तुलना का नितांत अभाव है। जो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन अर्थात परंपरागत अध्ययन की चौथी विशेषता है, वह है इट इज इसेंशियली स्टैटिक स्टडी, अर्थात यह प्रधानतः निश्चल अध्ययन है। यह बात इसलिए कही जाती है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन किया गया, इस अध्ययन में केवल उत्तर अटलांटिक क्षेत्र के ही देशों का अध्ययन बार बार मिलता है। इसी का रिपीटिशन है, इसी की पुनरावृत्ति है। जो भी किताबें पाश्चात्य विद्वानों द्वारा लिखी गई तुलनात्मक राजनीति के नाम पर, इन पुस्तकों में उत्तर अटलांटिक क्षेत्र के देशों का ही अर्थात अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी या कभी कभार कनाडा, इन्हीं देशों
की शासन व्यवस्थाओं और शासकीय संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन हमें प्राप्त होता है। इसके बाहर विद्वान नहीं गए। बार बार पुनरावृत्ति मिलती है इन्हीं उत्तर अटलांटिक क्षेत्र के देशों की शासकीय व्यवस्थाओं, राजकीय व्यवस्थाओं या शासकीय संस्थाओं के अध्ययन की पुनरावृत्ति मिलती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का जो परंपरागत उपागम है, इट इज इसेंशियली स्टैटिक स्टडी। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, द फोर्थ characteristic of the traditional approach to the study of comparative politics is that it is essentially static study. Now let us go over to the fifth. The fifth major characteristic of traditional approach to the study of comparative politics is that it is essentially parochial study. यह प्रधानतः संकीर्ण अध्ययन है। पैरोकियल जो शब्द है, इसका तात्पर्य होता है, इसका अर्थ होता है नैरो, संकीर्ण। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन परंपरागत उपागमों से किया गया, यह दो दृष्टियों से या दो दृष्टि से, दो प्रकार से संकीर्ण अध्ययन है। इसमें प्रथम संकीर्णता भौगोलिक संकीर्णता या ज्योग्राफिकल नैरोनेस है, और जो दूसरी संकीर्णता है वह वैचारिक संकीर्णता या आइडियोलॉजिकल नैरोनेस है। जैसा कि अभी अभी हमने बताया कि तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व किया गया, यह अध्ययन बार बार उत्तर अटलांटिक क्षेत्र के देशों का ही अध्ययन है। यही भौगोलिक संकीर्णता है। इसका कारण यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश उपनिवेश थे, अर्थात वे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी जैसे देशों के उपनिवेश थे। ये स्वतंत्र और संप्रभु राजनीतिक व्यवस्थाएं नहीं थी। इसीलिए विद्वानों का ध्यान आकर्षित नहीं किया उत्तर अटलांटिक क्षेत्र के देशों के बाहर के देशों में, क्योंकि उत्तर अटलांटिक क्षेत्र के देशों का ही राजनीतिक वर्चस्व था पूरे विश्व पर। इसलिए जो परंपरागत उपागम है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का, इसके द्वारा जो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया गया, इस अध्ययन में भौगोलिक संकीर्णता या जियोग्राफिकल पैरोकियलनेस या नैरोनेस पाई जाती है, क्योंकि ये अध्ययन बार बार उत्तर अटलांटिक क्षेत्र के देशों के ही अध्ययन हैं। बार बार पाश्चात्य विद्वानों ने इन्हीं देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं, अर्थात अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं और राजनीतिक संस्थाओं को शोध के लिए और अध्ययन के लिए उठाया। यही है भौगोलिक संकीर्णता, क्योंकि जो परंपरागत उपागम है, इसके अनुसार जो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया गया, वह बार बार उत्तर अटलांटिक क्षेत्र के देशों अर्थात ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं का ही अध्ययन है। इसके बाहर के भौगोलिक क्षेत्र की ओर नहीं बढ़े पाश्चात्य विद्वान। जो दूसरी संकीर्णता है वह वैचारिक संकीर्णता है, क्योंकि उत्तर अटलांटिक क्षेत्र के देश प्रजातंत्रीय देश रहे हैं। प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को ही नॉर्म माना जाता था, एक मानक शासकीय व्यवस्था माना जाता था। इसलिए विद्वानों ने बार बार प्रजातांत्रिक देशों का अध्ययन ही अपने शोध में सम्मिलित किया। केवल प्रजातंत्र की प्रजातंत्र से तुलना की गई, ब्रिटिश डेमोक्रेसी की अमेरिकन डेमोक्रेसी से तुलना की गई, तो यह वैचारिक संकीर्णता है। क्योंकि उस समय अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, इसीलिए इसी को मानकीय शासन व्यवस्था माना जाता था। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी स्टैंडर्ड पॉलिटिकल सिस्टम। डेमोक्रेसी वॉज नॉर्म, a normative political system before Second World War। यद्यपि 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हो चुकी थी, परंतु पाश्चात्य विद्वानों का यह मत था कि साम्यवाद, कम्युनिज्म विल बी शॉर्ट लिव्ड, और जल्दी ही यह शासन व्यवस्था विलुप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी,
क्योंकि साम्यवाद का जो वास्तविक प्रचार एवं प्रसार हुआ, या साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं का जो वास्तविक प्रचार एवं प्रसार हुआ, वह द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ही हुआ। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व के जो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन हैं, उनमें वैचारिक संकीर्णता पाई जाती है, क्योंकि एक ही विचारधारा की शासन व्यवस्थाओं या एक ही विचारधारा अर्थात प्रजातंत्र पर आधारित शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन ही बार बार मिलता है। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, द लास्ट सिक्स्थ जनरल कैरेक्टरिस्टिक of traditional approach to the study of comparative politics is that it is legal, formal, institutional study। अर्थात जो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का परंपरागत उपागम है, वह विधिक, औपचारिक, संस्थागत उपागम है, क्योंकि इस अध्ययन में संविधान या विधि द्वारा स्थापित शासकीय संस्थाओं का ही अध्ययन किया गया है, या इस अध्ययन के अंतर्गत जो परंपरागत उपागमों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया गया द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व, इन अध्ययनों में विधि या संविधान द्वारा स्थापित औपचारिक शासकीय संस्थाओं का ही तुलनात्मक अध्ययन मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन नहीं मिलता है। इसलिए जो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का परंपरागत उपागम है, वह इसेंशियली लीगल, फॉर्मल, इंस्टीट्यूशनल स्टडी है। वह प्रधानतः विधिक, औपचारिक, संस्थागत उपागम है। जो संस्थाएं विधि द्वारा या संविधान द्वारा स्थापित की जाती हैं, उन्हें ही औपचारिक संस्थाएं कहा जाता है। और चूंकि जो परंपरागत उपागम के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया गया, इस अध्ययन में विधि या संविधान द्वारा स्थापित औपचारिक शासकीय संस्थाओं का ही तुलनात्मक अध्ययन किया गया, अतः जो ट्रेडिशनल अप्रोच है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की, यह लीगल, फॉर्मल, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, यह विधिक, औपचारिक, संस्थागत अध्ययन। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, these have been 6 major general characteristics of traditional approach to the study of comparative politics. You can watch and view this video in Facebook as well, and your feedback is always welcome. Thank you so much.